नेहा, ये लो कुछ पैसे, ये इस महीने की बचत है। देखना तुम इसी तरह थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर बहुत जल्द हम अपना 3 BHK फ्लैट ले लेंगे और हम सब उसमें एक साथ रहेंगे। इतना बोलकर मुकेश कुछ पैसे नेहा के हाथों में देकर अपने पिता के साथ पूरी सब्जी बेचने के लिए चला जाता है। सुबह से दोपहर हो जाती है। दोनों बाप बेटे जब पूरी सब्जी बेच रहे थे तभी रोड पर 2 बस आपस में टकराती हैं और बहुत भयानक रोड एक्सीडेंट होता है, जिसमें रोड के किनारे खड़े कुछ ठेले वाले भी इसका शिकार हो जाते हैं और उसमें विनोद और रवि की भी मौत हो जाती है। अपने बेटे और पति की मौत के बाद शांति के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और दोनों सास बहू खुद को संभालती हैं और जिंदगी में आगे बढ़ती हैं। माँ जी, आप इन पैसों से गोलू की स्कूल फीस भर दीजिएगा और इन्हीं में से राशन भी ले लेना। पर भाभी, भैया ने तो ये पैसे 3 BHK अपार्टमेंट खरीदने के लिए रखे थे। उनका सपना था कि हम सभी भी अच्छे घर में रहें। काजल, अब तेरे भैया और पिता के साथ उनके सपने भी मर चुके हैं। बहू गर्भवती है, बचे हुए पैसे से तो सारी जिंदगी नहीं चला सकते, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं कोठी में काम करूंगी। इतना बोलकर शांति पहले गोलू को स्कूल छोड़कर उसके 2 महीने की फीस भर देती है और खुद एक कोठी में काम करने जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बहू, मेरी सैलरी से तो घर चल पाना मुश्किल हो रहा है। जब मेरा बेटा जिंदा था तब उसके साथ हमने भी सपना देखा था कि हम 3 BHK अपार्टमेंट में रहेंगे, पर अब तो लगता है कि हमारा सपना देखना भी मुश्किल है। माँ, ऐसा क्यों बोलती हो? भगवान ने चाहा तो हमारे सपने भी पूरे होंगे और हम भी बाकी लोगों की तरह एक अच्छे घर में रहेंगे। सभी एक दूसरे को संभालते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब काजल गोलू के साथ बाजार सब्जी लेने जाती है तो गोलू की नजर एक पिज्जा वाले पर पड़ती है और वो पिज्जा खाने की जिद करने लगता है। बहुत दिला दो ना पिज्जा, मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। सब कहते हैं कि पिज्जा बहुत टेस्टी होता है। गोलू, समझा कर, पैसे की यहाँ इतनी दिक्कत हो रही है और तुझे पिज्जा खाना है। मेरे साथ घर चल, अपनी माँ से कहना पिज्जा के बारे में। काजल हाथ पकड़कर खींचते हुए गोलू को घर लाती है और घर आते ही एक थप्पड़ मार देती है। काजल, आज से पहले तुमने कभी गोलू को नहीं मारा, फिर आज ऐसा क्यों? माँ बहुत गंदी है, मुझे पिज्जा नहीं दिलाया, मुझे पिज्जा खाना है। गोलू की जिद देखकर अब नेहा भी परेशान हो जाती है और तभी कुछ बची हुई खराब सब्जी लेकर शांति घर आती है और अपने पोते को ऐसे जिद करता देख अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं जानती हूँ पिज्जा कैसे बनता है। आज मालकिन ने अपने घर में पिज्जा बनाया था और ये सब्जियाँ, ये सॉस उस पिज्जा की बची हुई हैं। एक काम कर, तू भी गोलू के लिए पिज्जा बना दे, मैं बताऊंगी तुझे। पिज्जा की रोटी वैसे मैदे से बनती, पर हमारे पास आटा है तो उसकी रोटी बनाएंगे। पर माँ जी, फिर भी पिज्जा बनाने के लिए तो माइक्रोवेव चाहिए। भाभी, जरूरी नहीं कि पिज्जा माइक्रोवेव में ही बने, तवे पर भी पिज्जा बनता है। मैंने बाजार में जो पिज्जा वाले को देखा था वह घरेलू तरीके से ही पिज्जा बना रहा था। 1 मिनट, हम YouTube पर देखते हैं कि घर में कैसे पिज्जा बनता है। इतना बोलकर काजल YouTube पर पिज्जा बनाने की विधि देखती है और उसी में से उसे रोटी पिज्जा के बारे में पता चलता है। और अब दोनों सास बहू बाहर से अपनी किसी पड़ोसन से खराब तवा लेकर घर में आती हैं और मिट्टी के चूल्हे पर पहले रोटी बनाती हैं और उस पर कुछ बारीक सब्जी काट कर मालकिन के घर से बचा चीज और सॉस लगा देती हैं और तवे पर पिज्जा रख कर उसे दूसरे बर्तन से ढक देती हैं और पिज्जा बनाती हैं। अरे वाह माँ, आप तो सब कुछ बनाना जानती हो। आज तो मैं पेट भर का पिज्जा खाऊंगा। अरे वाह शांति बहन, तुम्हारे घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये पिज्जा तुमने बनाया? जरा थोड़ा टेस्ट तो करवाना। शांति की पड़ोसन थोड़ा सा पिज्जा टेस्ट करती है और उसे वो पिज्जा काफी पसंद आता है। मैंने मैदे वाला पिज्जा तो खाया था, पर आटे का बना रोटी पिज्जा पहली बार खा रही हूँ। वैसे तो मैं यहाँ कुछ बात करने के लिए आई थी, पर अब मैं सोच रही हूँ कि तुम सास बहू से रोटी पिज्जा बनवा लूं। 2 दिन बाद मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, खुश कर दूंगी और मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। चिंता मत करो, सारा सामान दूंगी मैं और बदले में कुछ पैसे भी दे दूंगी। मैं समझती हूँ तुम्हारी आर्थिक स्थिति अभी कैसी चल रही है। शांति के पड़ोसन ने पहले कई बार शांति और नेहा की मदद की थी, इसलिए दोनों सास बहू उसकी बात टाल नहीं पाती। और 2 दिन बाद जब लड़के वाले घर आते हैं तो दोनों सास बहू सारा सामान पड़ोसन के घर से लेकर अपने घर में चूल्हे पर तवे पर मेहमानों के लिए रोटी पिज्जा बनाती हैं। पहले वो चकले और आटे की मोटी रोटी बनाती हैं, फिर उस पर चटनी लगाती हैं और फिर सब्जियां लगाती हैं और उसे तवे पर रखकर ऊपर से ढक देती हैं। इसी तरह से 6 पिज्जा बनाकर वो पड़ोसन के घर जाकर मेहमानों को प्लेट में सर्व भी करती हैं। अरे बहन, आपने हमारे स्वागत के लिए शेफ रख लिया है घर में, हैं? ये रोटी पिज्जा तो बड़ा ही लाजवाब है। बाजार वाले मैदे के पिज्जा तो अनहेल्दी होते हैं, पर ये आटे और सब्जियों से बना ये सेहतमंद रोटी पिज्जा है। बहन, 10 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन आ रहा है। हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है। हम चाहते हैं कि उस पार्टी में आपका ये हेल्दी रोटी पिज्जा भी हो, तो क्या आप हमारा ऑर्डर ले सकती हैं?
हाँ अंकल जी, क्यों नहीं, हमारा तो यही काम है। हमारी तो घर के बाहर एक छोटी सी दुकान भी है जहाँ हम दोनों सास बहू रोटी पिज्जा बेचते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम इस हालत में भी अपनी सास के साथ रोटी पिज्जा बेचने का काम कर रही हो। और बहन जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो। आपने तो इतना अच्छा खाना खिलाकर हमारा दिल ही जीत लिया, और बेटी भी आपकी हमें पसंद आई है। लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं और इस तरह दोनों सास बहू को एक और ऑर्डर मिल जाता है। अब दोनों सास बहू 10 दिन बाद उस आदमी के घर जाते हैं और रोटी पिज्जा बनाते हैं। वहां आए कुछ अमीर मेहमान जब रोटी पिज्जा खाते हैं तो उन्हें वो काफी ज्यादा पसंद आता है, और वहीं पर दोनों सास बहू के पास और भी पिज्जा रोटी के ऑर्डर आते हैं। मेरा खुद का क्लाउड किचन है, तो क्या तुम मेरे लिए काम कर सकती हो? आटे सब्जी और बाकी सामान के एडवांस पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, और उसके बाद जो भी मुनाफा होगा उसका 10% तुम्हें भी मिलेगा। अरे बहन, हमारा तो काम ही है रोटी पिज्जा बेचने का। इस तरह धीरे धीरे दोनों सास बहू के पास अब ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से वो रात में तो व्यस्त रहती पर पूरे दिन खाली। ऐसे ही एक दिन, भाभी, अब समय आ गया है कि आप और माँ अपने झूठ को सच साबित कर दो। वैसे भी आप दोनों दिन में खाली रहती हो, माँ तो कोठी चली जाती है। क्यों ना माँ कोठी का काम छोड़कर आपके साथ दिन में ठेले पर रोटी पिज्जा बेचे। इससे हमारी कमाई भी अच्छी होगी, और क्या पता हम पापा और भैया का सपना भी पूरा कर दे। वैसे भी बगल वाले पक्के मोहल्ले में अपार्टमेंट बन रहा है, और अपार्टमेंट 3 BHK का है। तुम सही कह रही हो काजल, मैं फिर से पैसे जोड़ूंगी और इस अपार्टमेंट में 3 BHK का मकान लूंगी और अपने पति के सपने को पूरा करूंगी। अब नेहा और शांति का रोटी पिज्जा बिजनेस शुरू होता है, तो वो लोग फिर से अपने पुराने सपने को पूरा करने में लग जाती हैं, और बहुत जल्द दोनों सास बहू घर के बाहर ही पर अपना रोटी पिज्जा बेचने का काम शुरू करती हैं, एक छोटा सा स्टेप लगाकर, और उसकी कमाई भी अच्छी होती है। आंटी, जल्दी से हमारे इधर भी 4 रोटी पिज्जा लगा दो, वरना 7 बजे के बाद आपकी दुकान बंद हो जाएगी, तो हमें आज भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। आप सब फिक्र मत कीजिए, आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। मैंने आपके पिज्जा तवे पर डाल दिए हैं, बस 15 मिनट दीजिए, आपको आपका रोटी पिज्जा मिल जाएगा। दोनों सास बहू इस तरीके से दिन में क्लाउड किचन और अपने दुकान से रोटी पिज्जा बेचकर ग्राहकों को संभालती हैं, और रात को बड़े बड़े पार्टी और रेस्टोरेंट में अपना रोटी पिज्जा बेचने का काम करती हैं। समय यूं ही बीतता है और नेहा शांति के साथ मिलकर कुछ पैसे जमा कर लेती है और एक दिन 3 BHK का अपार्टमेंट खरीदती है। ये लो बहन, तुम्हारे नए घर की चाबी। अब तुम जब चाहे इस घर में अपने परिवार के साथ आकर रह सकती हो। मानना पड़ेगा, ऐसी हालत में भी अपनी सास के साथ 6 महीने काम करके तुमने अपने पति का सपना पूरा कर दिया, वरना इतने कम समय में रोटी पिज्जा बेचकर भला कौन 3 BHK का अपार्टमेंट खरीद पाता है। तुम सास बहू ने आज साबित कर दिया कि गरीब अगर कुछ करने की ठान ले तो वो कर सकता है। अपार्टमेंट का मालिक नेहा और शांति को चाबी देकर वहां से चला जाता है। कुछ देर में काजल गोलू के साथ आती है और अपना अपार्टमेंट देखती है। भाभी, मुझे तो अपना अपार्टमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बड़े कमरे हैं, अटैच बाथरूम, इतना अच्छा बेड, सोफा, ये तो मेरे सपने से भी ज्यादा सुंदर निकला। और बुआ, आपको पता है रसोई भी बहुत बड़ी, और इस घर में तो अलमारी भी है। अब पूरा परिवार अपना 3 BHK का अपार्टमेंट देखता है। कभी वो बालकनी में जाते तो कभी कमरे में और कभी बाथरूम में। अपनी रसोई और हॉल देखकर भी उन्हें बहुत सुकून मिलता है। इस तरह दिन रात मेहनत करके शांति और नेहा मुकेश का सपना पूरा करती हैं और 3 BHK का मकान खरीदती हैं, और जब उसमें शिफ्ट होती हैं तो एक छोटी सी पूजा करती हैं और पार्टी के तौर पर अपने सभी रिश्तेदार और मोहल्ले वालों को रोटी पिज्जा पार्टी देती है। आंटी, कैसे मटका और पानी से भरी बाल्टी लेकर घर जाओगी? मुझे दे दो, तुम्हारा ये काम मैं कर दूं। अरे ममता बेटी, तू तो हम सब की मदद करती थी, ये ले मेरी बाल्टी और मटका। ममता बेटा, हमेशा क्या अपनी काकी की ही मदद करेगी? अब जब तू पानी लेकर घर को जा रही है तो मेरा सब्जी का थैला भी ले जा, और भी कुछ है तो वो सारा सामान भी दे दो। अरे तू बाहुबली जो है, अपना सारा सामान तो हम तुझसे ही पकड़वाएंगे ना। तेरे जैसी बेटी अगर गांव में 2-4 और भगवान किसी को दे दे तो हम सभी का कल्याण हो जाए। वैसे भी आजकल के लड़कों से तो एक काम नहीं होता। बस बस, अब मक्खन लगाना बंद करो काकी, मुझे जल्दी घर जाना है, मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर ममता 2 मटके अपने सर पर रख लेती है और एक हाथ में पानी की बाल्टी तो दूसरे हाथ में सब्जी का थैला लेकर सबको उनके घर छोड़ती है। ये सब देख ममता की माँ शोभा ममता से नाराज हो जाती है, तो वहीं ममता के पिता विनोद अपनी बेटी के लिए रोटी पर देसी घी लगाते हैं और उसके आते ही उसके सामने खाना परोस देते हैं। आ गई मेरी बेटी, अब जल्दी से खाना खा ले, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करने के लिए भी जाना है। बस कीजिए आप, अपनी बेटी को देसी घी, दूध और फल खिला खिलाकर इसको आपने पहलवान बना दिया है। अरे कौन करेगा इससे शादी? अब ये लड़की कम, लड़का ज्यादा लगती है। और तू छोड़ इस रोटी को, और जो मैं खाने को दूं वो खा,
और घर के काम करना सीख, शादी की उम्र हो रही है तेरी। अरे भगवान, क्यों परेशान करती हो मेरी बेटी को? अरे उसे पहलवानी करना पसंद है, इसीलिए तो उसने ऐसा शरीर बनाया है, और उसका बाप भी पहलवान है। भगवान ने अगर मुझे बेटा दिया होता तो मैं उसे पहलवान बनाता, पर भगवान ने मुझे बेटी दी है और उसके अंदर इतना अच्छा हुनर दिया है, तो मैं उसके सपनों को जरूर पूरा करूंगा। बेटी तू फिक्र मत कर, तेरे पिता हमेशा तेरे साथ है। हर कदम पर विनोद अपनी बेटी का साथ देता है। जहां एक तरफ विनोद अपनी बेटी के खान पीन का अच्छे से ख्याल रख रहा है और खेत में ले जाकर उसको एक्सरसाइज करवा रहा था, उसकी ट्रेनिंग करवा रहा था, तो वहीं गांव से थोड़ी दूर शहर में रवि भी अपनी बेटी को जिम में वर्कआउट करवा रहा होता है। शाबाश मेरी बेटी, तुमने तो आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया। बहुत जल्द तुम स्टेट लेवल पर खेलोगी, और सबसे पहले हम बहुत जल्द गांव जाएंगे और वहां जाकर मैं सबको बता दूंगा कि मेरी बेटी किसी से कम नहीं। पापा, ये तो बस शुरुआत है। अब आपकी बेटी में इतनी ताकत है कि वह एक पहलवान को भी उठाकर फेंक सकती है। अगर आप मेरा कंपटीशन कभी करवाओ तब पहलवान से ही करवाना, किसी लड़की से नहीं, वरना उस लड़की को तो मैं चींटी की तरह मसल डालूंगी। मुझे तुम में यही जुनून और जज्बा चाहिए था। चलो अब तुम्हारे प्रोटीन का टाइम हो गया है। मैंने दूध, अंडा और चने रखे हैं, उसे खाकर अपना प्रोटीन शेक भी पी लेना। अनीता जिम में काफी देर तक वर्कआउट करती है और अपने पिता के साथ घर जाती है और वहाँ अपने डाइट का अच्छे से ख्याल रखती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन अनीता अपने गांव आती है और जैसे ही वो गांव आती है उसकी गाड़ी का टायर गड्ढे में फंस जाता है। हे भगवान, गांव में आते ही पनौती भी आ जाती है साथ में। पापा, आप फिक्र क्यों करते हैं? आपकी बेटी है ना आपके साथ। आपकी कमर में चोट है ना, इसलिए ना आप तो पहलवानी कर सकते हैं और ना ही इस गाड़ी को धक्का लगा सकते, पर मैं तो हूं ना। अरे बिटिया, तुम तो बड़ी नाजुक सी हो, तुम क्या ही धक्का दोगी इस गाड़ी को। मैं अभी ममता को बुला देती हूँ, वो उठाकर साइड कर देगी गाड़ी। लगता है आप जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। ऐसी छोटी छोटी समस्या को तो मैं यूं चुटकियों में हल कर देती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अनीता जैसे ही अपनी गाड़ी को धक्का देने लगती है, उसकी नजर ममता पर पड़ती है, जो कि एक बड़े और मोटे से टायर में रस्सी से बंधकर उसके कमर में बंधी हुई है और दोनों हाथ में एक एक भरा हुआ सिलेंडर खींचकर ले जा रही है। ये देखकर अनीता की भी आंखें फटी रह जाती हैं। पापा, वो लड़की कौन है? आपने तो कहा था कि गांव में पहली पहलवान मैं ही हूँ, पर उसे देखो कितनी आसानी से वो दोनों हाथ में भरा हुआ सिलेंडर लेकर जा रही है, वो भी टायर को खींचते हुए। अरे बिटिया, ये भी इसी गांव की है, इसका नाम है ममता, ये भी पहलवानी करती है। अगर तुम भी पहलवान हो तो हमारी ममता को हरा कर दिखाओ, तब हम माने। सोच समझ कर बोलो, मेरी बेटी शहर से आई है, वहाँ उसने वर्कआउट और अपने सही खान पान का ध्यान रखा है। गांव के लोगों को 2 वक्त का खाना तो मिलता नहीं, पहलवानी क्या करेंगे? इस लड़की में थोड़ी सी ताकत क्या है, तुम लोग तो हवा में ही उड़ने लगे। बेटी, इस गाड़ी को इस गड्ढे से निकाल कर दिखा दे इन सबको कि तुझमें कितनी ताकत है। अपने पिता के कहने पर अनीता अकेले गाड़ी को धक्का देने लगती है और ये सब कुछ ममता देख लेती है, जिसके बाद ममता दोनों सिलेंडर को वहीं रखकर टायर को खोलकर अनीता के पास आती है और एक हाथ से ही गाड़ी को उठाकर साइड रख देती है। तुम जो भी हो, क्या वर्कआउट कर रही हो, जिम में जाती हो, पर फिर भी गाड़ी को धक्का मारकर गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सकती। इसके लिए ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा और ये तभी होगा जब तुम सही ट्रेनिंग करो। और मैं ये सब इसलिए कर पाई क्योंकि मेरे पिताजी ने जो मुझे ट्रेनिंग दी है और जो वो मुझे एक्सरसाइज करवाते हैं और जो खाना खिलाते हैं वो देसी होता है, और देसी के सामने बनावटी चीज की कोई कीमत नहीं होती। अगर मेरे जैसा ताकतवर बनना है तो मेरे जैसे गाय का दूध और फल खाना शुरू कर दो। इतना बोलकर ममता वहां से चली जाती है। ममता की बात सुनकर अनीता उससे चिढ़ने लगती है और ये देख रवि को भी बहुत गुस्सा आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरे गांव में केवल ममता की ही तारीफ हो रही होती है। ऐसे ही एक दिन रवि की मुलाकात विनोद से होती है, जहां विनोद अपनी बेटी को पहलवानी की ट्रेनिंग दे रहा होता है। तो ममता मेरे सबसे प्यारे दोस्त और दुश्मन की बेटी है, हाँ? तभी मैं बोलूं ये इतनी अच्छी पहलवान कैसे है। देख विनोद, फिर से वही दौर आएगा और इस बार मैं नहीं, तुम्हारी बेटी हारेगी, वो भी मेरी बेटी से। रवि, मैं जानता हूं तुम्हारे पास बहुत पैसा है और अपने इस पैसे के गुरूर में तुमने 20 साल पहले भी एक गलती करी थी और अपनी कमर तोड़वा ली थी, और आज तुम वही गलती फिर कर रहे हो। हार जीत किसी की भी हो, मुझे बस इस बात की खुशी होगी कि हमारे गांव से पहली कोई लड़की स्टेट लेवल पर खेलेगी और विजेता होगी। इसलिए हमारी दुश्मनी पर नहीं, अपनी बेटी की पहलवानी पर ध्यान दो। विनोद की बात सुनकर रवि मुंह बनाकर वहां से चला जाता है और अपनी बेटी के सामने काजू बादाम, दूध, नॉनवेज, अंडा, प्रोटीन जैसे महंगे खाने पीने की चीज रख देता है और अपनी बेटी को वर्कआउट करवाने के लिए महंगी मशीन मंगवाता है। अनीता, तुम्हें अब और मेहनत करनी है। 20 साल पहले जिसे मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाया, जिसके साथ मैंने पहलवानी की तैयारी करी, वही दोस्त स्टेट लेवल पर मेरे साथ खेलने के सपने बनाने लगा और उसने मुझे हरा दिया और खुद इस गांव का विनर बन गया।
पर इस बार तेरा मुकाबला पहले मैं उसकी बेटी से करवाऊंगा और उसे ये दिखा दूंगा कि मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। तुझे ये प्रतियोगिता जीतनी होगी और इसके लिए तुझे अपने खान पीन और वर्कआउट का खास ध्यान रखना होगा। अब तक आप अपनी बेटी को जो सीख दे रहे थे, मैं उसके बीच नहीं आई क्योंकि आप अपना सपना पूरा करना चाहते थे। पर आज जो आप अपनी बेटी को सीख दे रहे हैं, इससे आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी दुश्मनी को अपनी बेटी के फ्यूचर के साथ मत जोड़िए। तुम चुप करो, हमेशा हमारे बीच में आती रहती हो। बेटा, तुझे मेरा सपना पूरा करना है और उस लड़की को हराना है। पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी और उस ममता को मुझसे हारना ही होगा। आप गांव में जाकर ऐलान कर दीजिए, अगले हफ्ते ही हम दोनों के बीच में पहलवानी का मुकाबला होगा। अनीता के कहने पर सभी गांव वालों का मुंह बंद करने के लिए अगले ही दिन रवि गांव में अनाउंसमेंट कर देता है कि अगले हफ्ते ममता और अनीता के बीच में कंपटीशन होगा। और ये खबर सुनकर भी विनोद शांत रहता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटा, ये एक छोटा सा कंपटीशन है, हार जीत तो लगी रहती है। तुम्हें ठंडे दिमाग से खेलना होगा। अगले हफ्ते तुम दोनों में से कोई भी जीते, बस तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें स्टेट लेवल पर खेलना है। वो तो बस गांव की छोटी मोटी प्रतियोगिता है, समझी ना? पता नहीं आप भी क्या चीज लेकर बैठ गए हैं। अभी भी कह रही हूँ ये सब छोड़ दीजिए, हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, इसकी शादी कर दीजिए। माँ, अब तो मैं मेडल लेकर ही शादी करूंगी। विनोद के समझाने पर ममता बिल्कुल वैसा ही करती है। अब विनोद सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले अपनी बेटी को रनिंग करवाता है, रस्सी कुदवाता है और उसको एक्सरसाइज करवाता है। तो वहीं रवि भी सुबह 5 बजे उठकर अपनी बेटी को जिम में ले जाता है, वर्कआउट करवाता है। पर वो ये जानता था कि अनीता ममता से जीत नहीं सकती, इसलिए वह अपनी बेटी को स्टेरॉइड देता है। और एक हफ्ते बाद, आज तुझे हराकर मैं सभी गांव वालों को दिखा दूंगी कि तू मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं बचपन से इस गांव की मिट्टी में खेली हूँ, देसी दूध दही का खाना है मेरा, तू मेरे सामने नहीं टिक सकती। इतना बोलकर अनीता और ममता अखाड़े में एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। पर अचानक से अनीता की तबीयत खराब हो जाती है और जब ममता उसे उठाकर पटकती है तो वो वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं और अपनी बेटी की हालत देखकर रवि, विनोद और कुछ लोगों के साथ उसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर सबको सच्चाई बताता है कि ये सब स्टेरॉइड की वजह से हुआ है और अब अनीता को ठीक होने में टाइम लगेगा, पर अब वो पहले जैसे फिट नहीं रहेगी। जिसे सुन रवि रोता है। ये मैंने क्या करा? अपनी बेटी को जितवाने के लिए स्टेरॉइड की मात्रा इतनी ज्यादा दे दी कि मैंने अपनी बेटी को कभी खेलने लायक नहीं छोड़ा। रो मत रवि, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी, पर अब शायद तुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा और तू आगे कभी नहीं करेगा। इस तरह अपनी गलती की वजह से रवि एक बार फिर हार जाता है और कभी ऐसा ना करने की कसम खाता है।